एक मंत्री के पास अपनी जिम्मेवारी को संभालने के अलावा इतना वक्त नहीं हो सकता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन के लिए योगदान दे सके। और राष्ट्रीय बिल्कुल सम्मानजनक भी रहे कि आपने योगदान किया तो भाई आपकी सेवा, आपकी क्षमता का लाभ हम राज्य के विकास में लेंगे। तो ये चीज अशोक चौधरी जी के साथ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। अब यहाँ आपको सबको पता है कि बिहार में जातीय राजनीति बिहार के हर जगह होती है, बिहार में कुछ ज्यादा ही होती है। तो अशोक चौधरी जी जिस जात से आते हैं, तो मान लीजिए अचानक से उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए तो एक मैसेज ये भी चला जाएगा कि उन्होंने किसी सांकेतिक रूप से कटाक्ष किया और उनको ये सजा दे दी गई, क्योंकि वो अपने बिरादरी के पीछे ऐसा संदेश देंगे तो जदयू इस नुकसान से भी बचना चाहता है। तो इसलिए ये मैसेज है कि ये उनके बहुत करीबी है। नीतीश जी के समय में क्या है कि एक नहीं आधा दर्जन लोग हैं, उनके बारे में ये संदेश जा रहा है कि ये सबसे करीबी है। अब वहाँ करीबी को लेकर के जो है इंटरनल वार चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं और जाहिर तौर पर बात अशोक चौधरी की करेंगे। क्या अशोक चौधरी की नीतीश मंत्रिमंडल से विदाई तय है? नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, लेकिन अशोक चौधरी पहले महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, जो मंत्री भी हैं सरकार में। श्याम रजक को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, लेकिन सरकार में वो मंत्री नहीं हैं। मनीष वर्मा को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, लेकिन सरकार में वो मंत्री नहीं है। तो क्या अशोक चौधरी की मंत्रिमंडल से विदाई की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है, रास्ता तैयार किया है नीतीश कुमार ने? अब सर से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने ऐसे सियासी दाव पेच कई दशक से देखे हैं सर, कई दशक से आप देखते आ रहे हैं। ये अशोक चौधरी को मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी उनको बना दिया गया है। तो मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या मंत्री पद से उनकी विदाई का रास्ता नीतीश कुमार ने तैयार किया है? देखिए, मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो मुख्यमंत्री जानते होंगे, वही तय करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार से, मंत्रिमंडल से विदाई की, सम्मानजनक विदाई की ये पृष्ठभूमि हो सकती है। मैं कह रहा हूँ हो सकती है, कंफर्म नहीं कि होगा ही। दूसरी बात क्या, क्योंकि आप खुद सोचिए कि बिहार सरकार के वो सीनियर मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। एक मंत्री के पास अपनी जिम्मेवारी को संभालने के अलावा इतना वक्त नहीं हो सकता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन के लिए योगदान दे सके। और राष्ट्रीय महासचिव सिर्फ कागज पर नहीं होता, बहुत काम करना होगा। और यहाँ हमको ये भी देखना होगा कि जदयू अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। जदयू पिछली बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है भाग लिया था और उसके 2 विधायक जीते थे। इस बार भी फरवरी में मेरे हिसाब से वहाँ विधानसभा चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से, और अभी इसकी घोषणा भी हुई है कि जदयू भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में भाग लेगा, तालमेल के साथ जो सीटें आ जाए। तो वैसी स्थिति में जब आप राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं तो हो सकता है आपको कहा जाए कि आप जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को फोकस कीजिए, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र वहाँ ऐसे हैं जहाँ बिहारी मूल के लोगों की संख्या काफी अधिक है। तो आप उनके बीच जाकर के प्रचार प्रसार कीजिए और उनको मोबिलाइज कीजिए कि वो जदयू भाजपा गठबंधन को वोट करें। तो यानी संगठन में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। एक चीज तो ये है। दूसरा कि नीतीश कुमार की कार्यशैली का ये भी एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारियों के मामले में देख लें तो जो अधिकारी उनके विश्वास पात्र रहे या करीबी रहे, तो उनके रिटायरमेंट से पहले ही उनके लिए कुर्सी तैयार रखी गई। सम्मानजनक विदाई का बिल्कुल सम्मानजनक विदाई कि आपने योगदान किया तो भाई आपकी सेवा, आपकी क्षमता का लाभ हम राज्य के विकास में लेंगे। तो ये चीज अशोक चौधरी जी के साथ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। अब यहाँ आपको सबको पता है कि बिहार में जातीय राजनीति बिहार के हर जगह होती है, बिहार में कुछ ज्यादा ही होती है। तो अशोक चौधरी जी जिस जात से आते हैं, तो मान लीजिए अचानक से उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए तो एक मैसेज ये भी चला जाएगा कि उन्होंने किसी सांकेतिक रूप से कटाक्ष किया और उनको ये सजा दे दी गई, क्योंकि वो अपने बिरादरी के पीछे ऐसा संदेश देंगे तो जदयू इस नुकसान से भी बचना चाहता है। तो इसलिए चाह रहा है कि चलिए जो भी हो, लेकिन एक मैसेज ये भी हो कि आप मुख्यमंत्री को इस तरीके से टारगेट करेंगे, कटाक्ष करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से ही सही, तो इसकी थोड़ी बहुत कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो कीमत चुकाने के लिए ये तरीका हो सकता है। इस्तीफा भी सामने आ सकता है अशोक चौधरी का, या फिर सीधे मंत्रिमंडल विस्तार में ड्रॉप किए जाएंगे? नहीं, देखिए, जब आप सम्मानजनक तरीके से उनको संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दिए हैं तो आप बर्खास्त नहीं करेंगे।
ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि नहीं, बर्खास्त करने की बात नहीं कर रहे, जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उनको फिर ड्रॉप किया जाए। संभव है कि वो खुद इस्तीफा दे दें जी। और उसमें ये कारण दे दें, जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिए तो ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के जी, उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने इलाके में मैं समय और नहीं दे पा। उस समय में यही उन्होंने मैसेज दिया या कारण बताया कि भाई हमको चुनाव लड़ना, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम इस पद को छोड़ रहे हैं। जबकि सवाल उठता है कि जिस समय उस पद को वो धारण किए हुए थे उस समय में भी वो सांसद थे। एक सांसद की जिम्मेवारी या व्यस्तता सिर्फ चुनाव के समय में नहीं हो सकती। 5 वर्ष के लिए सांसद चुना जाता है तो उनको तो ज्यादा वक्त क्षेत्र में देना चाहिए। तो उस समय में जो ये तर्क दिया गया वो साफ लगा कि उनको इशारा किया गया कि इस्तीफा दे दीजिए और ये कारण आप बताइए। तो अशोक चौधरी जी भी संभव है यही कहें कि भाई एक साथ दोनों जिम्मेवारी का निर्वहन मुश्किल है, तो हम संगठन के लिए मेहनत करेंगे ताकि उनका भी मैसेज क्लियर चला जाए और इधर जो है सो ये मैसेज नहीं जाए कि भाई नीतीश जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। एक सवाल यह भी बड़ा मौजूद सवाल है सर, महत्वपूर्ण सवाल है, जो बात समझ में आती है या सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के सबसे करीबी, अशोक चौधरी को करीबी मंत्री कहा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी भी अशोक चौधरी को भारी पड़ी है। विजेंद्र यादव की मैं बात कर रहा हूं, वो भी नाराज बताए जाते रहे अशोक चौधरी से। जेडीयू की मीटिंग में बिना नाम लिए अशोक चौधरी को आईना दिखाया, एक विज्ञापन को लेकर बड़ा बवाल हुआ, तस्वीर नहीं छपी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की भी तस्वीर नहीं थी। तो पार्टी के कई नेता अशोक चौधरी से नाराज बताए जाते हैं, संजय झा के बारे में भी कहा जाता है। ये सारी चीजें भी क्या अशोक चौधरी को भारी पड़ रही हैं? देखिए, राजनीति में क्या होता है कि और खास करके सत्ता की राजनीति में जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, अधिकांश नेताओं की कोशिश होती है जो उस लेवल के होते हैं कि हम उनके काफी करीबी हो जाएं, हम उनके नजदीक हो जाएं, ये मैसेज जाए कि ये उनके बहुत करीबी हैं। नीतीश जी के समय में क्या है कि एक नहीं आधा दर्जन लोग हैं उनके बारे में ये संदेश जा रहा है कि ये सबसे करीबी हैं। अब वहाँ करीबी को लेकर के जो है इंटरनल वार चल रही है, क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन 3-4 लोग हैं और अशोक चौधरी जी की जो पिछले कुछ दिनों से गतिविधि रही है वो सीधे सीधे लगा कि ये सबको छलांग मार करके आगे बढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में और सत्ता के दरबार में जब आप ऐसी कोशिश करेंगे तो कई लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और उसमें कानाफूसी और कान भरना और ये वो आप अशोक चौधरी जी की जो कविता है उसमें भी इस बात का संकेत आपको मिल गया होगा। तो उन्होंने अपनी कविता के हर शब्द के जरिए अपने खिलाफ जो पृष्ठभूमि बनी उसका जिक्र किया, इशारों में किसी का नाम नहीं लिया। अब इसमें नीतीश जी के लिए मजबूरी है, अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो आप देख लीजिए कि कविता इन्होंने पोस्ट किया और उसके बाद तुरंत जदयू के मुख्य प्रवक्ता जब कोई बात कहते हैं तो बगैर ऊपर सत्ता शीर्ष के इशारे के नहीं कह सकते, उन्होंने विरोध किया। ललन सिंह जी ने भी जो है बगैर नाम लिए अपनी नाराजगी जाहिर की, पार्टी के और नेताओं ने भी किया। तो मतलब पार्टी में ये मैसेज चला गया कि जो पार्टी किसी नेता को इतना सम्मान देती हो, जिम्मेवारी देती हो, वो अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ ऐसी बात कैसे कर सकता है? इससे तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा। तो वैसी स्थिति में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो तो पार्टी के अंदर भी मर्मरिंग हो सकती है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट सामने आए। अशोक चौधरी को जब जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तो कुछ लोग लिख रहे थे कि एक खास जाति को लेकर, एक खास समाज को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और इसका इनाम अशोक चौधरी को दिया गया है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या यह मैसेज देने की कोशिश भी नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्योंकि जहां जाकर अशोक चौधरी ने एक खास समाज को लेकर बयान दिया वहां विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, तो क्या ये मैसेज देने की, हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पहले होगा कि उपचुनाव पहले होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन क्या ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि भाई देखिए एक बयान दिया और हमने उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया, अगर हटते हैं अशोक चौधरी तो अभी भी अगर मगर की बात है? नहीं, इसमें आप दोनों चीज देख सकते हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए एक जाति विशेष के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, अब वैसी स्थिति में आज जो निर्णय हुआ है कि इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए तो इसको इस रूप में अगर मैसेज को कन्वे किया जाए कि साहब देखिए इनको तो पुरस्कार मिल गया, तो ये चला जाए कि आपने उस जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी की तो नीतीश जी खुश होकर आपको जो है पदोन्नत कर दिए। ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसके खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की उस वर्ग का भी समर्थन नीतीश जी को और एनडीए को मिलता रहा और ये पता है कि वो वर्ग अगर नाराज हो गया तो उसका नुकसान जो है सिर्फ जदयू नहीं भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा और इस तरह की बातें उधर से आई भी हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देख ले। दूसरा कि अशोक चौधरी जी जिस वर्ग से आते हैं
वो वर्ग भी नीतीश कुमार को नेता मानता और उनको वोट करता रहा है, तो उस वर्ग को भी वो नाखुश करना नहीं चाहेंगे। इसलिए अब जदयू का चुनाव चिन्ह है तीर। नीतीश कुमार ने तीर को बिल्कुल निशाने पर मारा है, ना किसी से नाराजगी और ना किसी से खुशी, बीच का रास्ता निकाल लिया। ये मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर थे हमारे साथ, और जाहिर तौर पर सियासत के दाव पेच को दशकों से देखते हैं और बड़े अखबारों में बड़ी भूमिका में रहे हैं और दर्शकों तक, पाठकों तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं, या बिहार की राजनीति के अंदर की जो खबरें हैं उसको पहुंचाते रहे हैं। तो लंबी चर्चा, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।